बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आतिफ चट्टा और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली सेमेस्टर 2 या 3 में बीसीएस के पढ़ाया जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को रिलेट करते हैं हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम के साथ। और देखिएगा कि मैथमेटिक्स किस तरह डायरेक्टली अप्लाई होता है, किस तरह से हम लॉजिकल प्रूफ दे सकते हैं और अपने रीजनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए एक कोर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और अभी मैम इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले मैं आपको इसकी कुछ स्लाइड्स, इंट्रोडक्टरी बुक्स के बारे में बता देता हूँ जो इसमें हेल्पफुल है। सो लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। ओके। ओके। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज़ मोहम्मद आतिफ और मेरी एंडोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी है। मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप किस तरीके से रब्ता करना चाहें आज की, इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। ओके, तो ये इसमें रिकमेंडेड बुक है। ये वाली बुक जो है, फर्स्ट वन, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, केनेथ एच रोजन की, रोजन भी इन शॉर्ट कह देते हैं। बाकी अगर आप मज़ीद काम करना चाहें तो ये वाली बुक भी है। और ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इसकी स्लाइड्स और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये भी स्लाइड जैसे हम पढ़ेंगे, ये भी आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी बेसिक रीज़न है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को पढ़ने की, कि आप मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी एक हम सिचुएशन भी देखते हैं कि अगर मैं आपको कहूँगा कि इसको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है, एक दो स्लाइड के बाद, तो आप देखिएगा कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सॉल्व। जो ही हम इसके दो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आप कहेंगे कि हम इसे बड़ी आसानी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें हम जो कंप्यूटर साइंस के एडवांस कोर्सेज हैं उनके लिए हेल्पफुल है। कुछ के नाम यहाँ पे, जैसे डेटाबेसेस या नेटवर्क्स के रिलेटेड, हमारी ग्राफ थ्योरी और कई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। और हम कई चीज़ें, कम्बिनेशन हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल्स है, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग इस कोर्स का पार्ट है। तो आप मेरे ख्याल हर कोर्स को, हर टॉपिक को एंजॉय करेंगे। अभी एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सिंपल सा रूल प्रोवाइड करें, ऑल केज आर एम्स, इसको आप इस तरह से देते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है, तो क्या इसे कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल केज आर एम्स? तो यहाँ से तो लगता है कि ये बड़ा सिंपल सा है, तो वो चीज़ें लिखी गई हैं और हमने लाइन लगा के जो नीचे एक लाइन लिखेंगे वो हमारा कंक्लूजन होगा। तो इन दो लाइनों से देखें तो बड़ा सिंपल सा है। तो जो चीज़ें दी गई होती हैं उन्हें आप रीज़न भी कह सकते हैं, प्रिमिसेस भी कह सकते हैं, फैक्ट्स भी कह सकते हैं, असम्पशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें गिवन होती हैं और गिवन चीज़ों से हम लोग जो कंक्लूड करते हैं, तो उसके कोई ना कोई हम उसके लिए रूल अप्लाई करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये देखें, ये मैंने कंक्लूड किया उस रूल की बेसिस के ऊपर। तो यहाँ तक तो चीज़ सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप एक, मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आप उसको देखिएगा सॉल्व करके। तो ये बेसिकली इसकी जनरल सी डेफिनेशन है, लॉजिक टीज विद जनरल रीजनिंग लॉज। ठीक है, तो ये हमने वो लॉज आगे हमारे आ रहे हैं। आज की स्लाइड्स में हम बेसिक से लॉज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट वर्जन, उसी लॉज को आपस में मर्ज करना, उसकी डिफरेंट इंटरप्रेशन करना, उसको हम सीखेंगे। तो अब आप ये एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है, आप ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको रूल बता देंगे, या जिसे बाई लॉज आप कह देते हैं। आप कोई टैक्स पेयर के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपको वो पहले बेसिक से रूल का वो पता होना चाहिए, ताकि आप उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। इफ अ स्टूडेंट हैज जीपीए, जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है 3 और हायर है, ठीक है, देर एलिजिबल टू एनरोल इन एडवांस कोर्सेज, ये कर सकते हैं। स्टूडेंट गेट्स फी डिस्काउंट इफ एंड ओनली इफ they are enrolled in advanced courses. If a student either pays the full fee or receives fee discount, they can attend classes. If a student neither pays the fee और गेट्स अ फी डिस्काउंट, दे कैन नॉट अटेंड क्लासेस। अब देखें, ये रूल्स हैं, आपको वो बताते हैं। अभी ये 3 4 हैं, आप अज्यूम कर लें ये 35 40 रूल्स हैं। तो अब आपको कहा जाए उसके बाद डिफरेंट स्टूडेंट के लिए आप ये सिचुएशन, जैसे इसमें मैं क्या देता हूँ कि एक अली, एक स्टूडेंट है, उसका जीपीए 3 है और उसने फीस पे नहीं की हुई। तो अब वो रूल को सामने रख के आप बताएं कि क्या अली जो है क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो अब आप बेशक इन रूल्स को एक नज़र
फिर पढ़ लें, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके रूल को देखें और इस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करें, तो देखिए आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग और सिचुएशन को भी देखेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर देंगे। जैसे टैक्स पे, टैक्स का कोई वकील है, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको रूल बताते चले जाते हैं कि ये लिमिट हो तो ये टैक्स अप्लाई हो जाता है, ये हो तो ये नहीं होता, फॉरेन रेमिटेंस पे नहीं होता। तो हर एक के अपने जो बाई लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, अगर लॉज ज़्यादा हो जाए, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, तो फिर आप देखें कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये कोर्स जो है वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है, आप कहें कि ऐसी स्टेटमेंट को पकड़ लें जिसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं, विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। आप कोई भी ले लें, जैसे हम कहें टुडे इज वेंसडे, टुडे इज फ्राइडे, तो ये बात जो सही होगी या गलत होगी, ठीक है। आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले चेस और समथिंग लाइक दैट, पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कंट्री, आप कोई भी बात कर लें, ठीक है। तो आप उस तरह से आप कहते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो वो हम कह देते हैं वो प्रोपोजिशन। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे हाउ आर यू, ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं आता। तो अब आप ये कुछ एग्जांपल हैं, द स्काई इज ब्लू, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है अगर आपको, हाँ, ठीक है। जैसे ये मोस्टली तो हम कहते हैं कि ओ ट्रूथ, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम कहते हैं नीचे 2 + 2 = 5, वो कहते हैं फॉल्स है। तो इट इज़ विंडी, अगर आप चेक करें बाहर हवा चल रही है तो आप कहते हैं ये ट्रू है, अगर हवा नहीं रुकी हुई है तो आप कहते हैं ये फॉल्स है। तो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। स्काई इज ब्लू, आप कहते हैं इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू को हम खास टर्म भी यूज़ करते हैं, टर्टोलॉजी, वो हम आगे थर्ड लेक्चर के अंदर देखेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा फॉल्स ही रहती हैं। अब हम कहते हैं, अब प्रोपोजिशन तो हमने एक स्टेटमेंट होगी ना, अगर कहें इट इज़ रेनिंग एंड विंडी, तो अब हम कहें दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, तो एंड मीन कंजंक्शन, ठीक है। दो आप प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं। अब ये तभी ट्रू होगा अगर दोनों बातें सही होंगी, तो ठीक है, पी एंड क्यू में। तो जस्ट लाइक जैसे मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, 1 × 1 जो होगा वही 1 देगा। अगर कोई भी उसमें से ज़ीरो होगा तो वो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ज़ीरो फॉल्स 1 ट्रू। अब इसकी एग्जांपल देखें। पी आई विल गो टू पार्क, आई विल ईट आइसक्रीम, ये दो उसकी हैं, मतलब दोनों अलग अलग प्रोपोजिशन है। तो अब आप अगर उसको कंबाइन करते हैं तो अब हम कहते हैं आई विल गो टू द पार्क एंड ईट आइसक्रीम, ठीक है, ट्रू ओनली इफ बोथ हैपन। तो ये आपका कंजंक्शन है। तो एंड और भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई गेस्ट आ जाए तो आप कहते हैं आप चाय लेंगे या आप कॉफ़ी लेंगे या ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, तो उसमें आप दोनों को ट्रू नहीं कर रहे होते, कि हम कहते हैं किसी एक को ट्रू कर लें। तो अब अ, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं चलें यहीं पे ही, ये बेसिकली ऊपर सही लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये बेसिकली डिसजंक्शन बनता है ये, ठीक है। तो ये इतना ये खत्म करते हैं। डिसजंक्शन मीन उन दोनों के दरमियान और है, एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से कोई एक ट्रू जरूर होना चाहिए, फिर आप उसके कहेंगे ये ट्रू है। उसकी एग्जांपल आप देख लें। इफ सॉरी, आई विल गो टू द पार्क, आई विल ईट, जो पिछली एग्जांपल थी उसी को मैंने ले लिया। तो अब आप यहाँ पे भी देखें, बेसिकली मैंने उसको सेव एज किया हुआ है फाइल को, इस स्लाइड को ही डुप्लीकेट करके, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। तो पी और क्यू, आई विल गो टू द, लेकिन ये ठीक लिखा हुआ है, और ईट आइसक्रीम, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग करने वाली रहेगी, लेकिन मैं स्लाइड अपलोड करूंगा तो ये करेक्शन कर देता हूँ। अब आ जाते हैं कुछ कनेक्टिव्स, जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लें। इट इज़ रेनिंग एंड विंडी है, इट इज़ सनी बट फ्रीजिंग, बट जो भी होता है ये आपका एंड के आता है, कंजंक्शन में आता है। तो आप इसको ये भी कहते हैं सनी एंड फ्रीजिंग, ठीक है, इट्स सेम, बट फ्रीजिंग भी। आई लाइक टी और कॉफी। आगे, इफ इट रेन्स देन द ग्राउंड विल बी वेट, यहाँ पे ये अभी हमने ऊपर वाला तो ये एंड वाली बात देखी है, और वाली भी देखी है, बट वाला भी एंड में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी ये दो चीज़ों को कंबाइन किया गया। तो लेकिन यहाँ पे इसको कह देते हैं ये इम्प्लीकेशन है, ये ना कंजंक्शन है ना डिसजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि रेन है, कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, तो रेन जो होगी वो कॉज के तौर पे आ गई, और ग्राउंड का होना ये यहाँ पे इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये लिखने का भी हमने नहीं पढ़ा, ये अगली स्लाइड के ऊपर अभी आ रहा है, जैसे हम कह देते हैं कि इम्प्लीकेशन, इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू। अब वही आप एग्जांपल ले लेते हैं।
इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोपोजिशन है, पी एक अलग प्रोपोजिशन है, ग्राउंड का ये होना अलग। किसी को इसको अलग से भी डील कर सकते हैं, ग्राउंड इज वेट वैसे ही देखें तो है या नहीं, आप कहते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। और इसी तरह से रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो अब हम कहते हैं इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज क्या होगा, रेन हो गया, और ग्राउंड का गीला होना उसका इफेक्ट है, उसके कंसिक्वेंसेस है, उसकी इम्प्लीकेशन है। तो इसमें हम ये जरा गौर से देखना है कि आपने खुद ही अज्यूम नहीं कर लेना कि अगर बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड गीला नहीं होगा, ये नहीं हमने कहा। हमने ये कहा कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड जरूर गीला होगा। तो बारिश के बगैर भी ग्राउंड गीला हो सकता है। ठीक है ना, ये आप देखें जैसे कोई पाइप लगा के उसमें पानी छोड़ दे, कोई फौरा लगा दे, कुछ भी हो जाए, तो देयर कैन बी अदर रीजंस दैट द ग्राउंड कैन बिकम वेट। तो इसके फॉल्स होने की सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है। हम इसके ट्रुथ टेबल में देख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा आपको फॉल्स नजर आ रहा है। तो हम पी को मान लेते हैं कि ये कॉज है, और ये क्यू को मान लेते हैं ये उसका इफेक्ट है। तो आप देखें कि यहाँ पे कॉज एग्जिस्ट करती है और इफेक्ट नहीं है, तो हम कहें ये इसको हम नहीं, हम मानेंगे, हम इस वजह से इसको फॉल्स कर दिया। लेकिन इसके अलावा सारी रीजन को हम ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, सारे वन वन, इसलिए अब देखें ये उसको कहते हैं बारिश भी हो रही है, ग्राउंड भी गीला, तो हम कहते हैं यस दैट्स वाई इट्स ट्रू। हम कहते हैं यहाँ पे ये वाले जो दो केसेस हैं, ये कहते हैं बारिश हो ही नहीं रही। ठीक है, तो पहला कहता है बारिश भी नहीं हो रही, ग्राउंड भी नहीं गीला, हम कहते हैं इसको भी ट्रू मानेंगे। अब बारिश नहीं हो रही लेकिन ग्राउंड फिर गीला है, तो अब इसको नहीं आपने फॉल्स कहना। ठीक है, जब हम इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक को सीख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो वो उसके साथ ही एक कॉज के साथ ही इफेक्ट को लिंक है, जबकि जो इफेक्ट होता है किसी और कॉज की वजह से भी आ सकता है। तो यहाँ हम कहते हैं ग्राउंड गीला है, बारिश नहीं हुई, तो आप कहते हैं हम इसको भी मान सकते हैं किसी और रीजन से हो सकता है। ठीक है, तो वंस अगेन ओनली वन केस इज फॉल्स, दैट कॉज एग्जिस्ट but effect is not there. This is not acceptable. Other all situations are acceptable. इस तरह से बाई इम्प्लीकेशन, जैसे इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, एक कॉज का कोई एक इफेक्ट होता है, तो अब आप कहते हैं पी एंड क्यू आर फॉल्स टुगेदर। ठीक है, तो अब उसकी एग्जांपल ले लें। इफ अ बाई अ टिकट आई विल अटेंड द सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन। कहीं सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन आपने टिकट लेके गए, अब अगर टिकट, अब कॉज क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन है या टिकट है, अब किसी को भी कॉज ले लें। अब इफ आई बाई अ टिकट आई विल अटेंड दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इफ आई अटेंड दिस सॉफ्टवेयर आई विल बाई अ टिकट। ठीक है ना, उससे आपको वो चीजें देखिए, कॉज को इफेक्ट बनाने, इफेक्ट को कॉज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कह देते हैं कि बाई इम्प्लीकेशन है। इसके लिए ये डबल एरो साइन यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर भी ये लिखा गया, इसके लिखते हैं आई विल बाई अ टिकट। तो इफ एंड ओनली इफ ये वाला जो है ये आपका दोनों को, बोथ साइड एरो को डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये आपके ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अब आप इसका जो ट्रूथ टेबल देख लें, तो इसमें देख लें, अगर वो दोनों ही फॉल्स तो इसको हम कह देंगे कि ये ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ रहा है। अदरवाइज ये देखें यहाँ पे ये होता है, ये दो दफा फॉल्स इसमें हमें मिलता है, जबकि इम्प्लीकेशन में एक दफा फॉल्स मिल रहा था। तो ये ट्रू टेबल में देख लीजिएगा। ठीक है, दे आर फॉल्स टुगेदर, ये यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है, उसके अकॉर्डिंगली ये हुआ। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, अभी हम कुछ तो यूज कर रहे हैं, तकरीबन सारी मेरे ख्याल ये यूज कर रहे हैं, शायद नेगेशन को भी यूज नहीं किया। पर एंड के लिए जो उल्टा वी है जिसको वेज कहते हैं, ये हमारा वी का साइन और के लिए आ जाता है। नेगेशन के लिए ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, बार भी यूज कर सकते हैं, प्राइम भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट वे हैं। लेकिन हम लोग इसमें मैथमेटिकली जो लिखेंगे वो निगेशन का ये वाला साइन यूज करेंगे। ये वर्ड के अंदर कैसे टाइप करते हैं, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा। अगर आप किसी जगह टाइप करना चाहते हैं कि हाउ कैन यू टाइप दिस इन एम एस वर्ड, इट इज़ वेरी इजी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये इम्प्लीकेशन होगी, ये बाई इम्प्लीकेशन को बाई कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बास बुक्स के अंदर बाई कंडीशन लिखा गया है। तो अब आप देखें कि एक चीज जहन में रख लीजिएगा कि लॉजिकल इक्वलेंस, हम कहते हैं कि दो फार्मूले हैं, क्या ये बराबर हैं। आप कहेंगे क्या हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं, यस दे आर इक्वल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब आप उसको प्रूव करने के डिफरेंट वेज हैं, आगे जाके हमारी कुछ इस लेक्चर में नहीं लेकिन अगले लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज आएंगी जिसमें हम उन्हें इक्वलेंट प्रूव करने का देखेंगे कि क्या किस किस तरीकों से हो सकता। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट वे जो है वो यही है कि आप उसका ट्रू टेबल बना दें।
उस फार्मूले का भी कॉलम बना दें, दूसरे फार्मूले, अगर वो कॉलम आइडेंटिकल है तो आप कहें ये देखें सारी वैल्यूज के ऊपर वो सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो प्रूव हो गया कि वो दोनों फार्मूले सेम है। अब P इम्प्लाइज Q किसी सिचुएशन, वैसे तो ट्रूथ टेबल मैंने पिछला दे के आपको समझा दिया कि एक ही केस फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो अगर आपको किसी स्टेज पे अगर आप किसी चीज को इसको भूल भी जाएं तो ये बेसिकली नॉट P और Q ये वाला है। तो अब आप पिछली स्लाइड पे चले जाएं जहाँ पे मैंने इम्प्लीकेशन का वो बनाया है ट्रू टेबल, आप उसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर दें, उसमें इस चीज को लिखें। देखें दोनों कॉलम का रिजल्ट सेम आता है। तो अगर सेम रिजल्ट है तो हम कहेंगे कि ये दोनों जैसे अंडरलाइन किया हुआ है दे आर एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, तो आप इसको देख लें, दे आर इक्वलेंट। ठीक है। इफ आई स्टडी आई विल पास इज इक्वल एंड टू आई डू नॉट स्टडी और आई पास, ये हम कैसे होता है ये अगले लेक्चर में हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इन शॉर्ट बता दूं तो आप कॉज को रीजन और रीजन को कॉज बना के दोनों को निगेट कर दें तो एक ही बात होती है, लेकिन ये स्टिल मैंने इन एडवांस आपको एक लाइन बताई है, फॉर मोमेंट इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज मच पॉसिबल। नाउ इट्स सम एक्सरसाइज टाइम, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, पिछली स्लाइड पे चले जाएगा, स्लाइड नंबर 9 के अंदर प्रोपोजिशनल वो इंग्लिश दी गई है, आपने इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट कर देना। जैसे इट इज रेनिंग एंड विंडी, आप रेनिंग को पी ले लें, इट इज विंडी को क्यू ले लें, तो फार्मूला क्या बना पी एंड क्यू। तो आपने क्या किया, उसको आपने फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ आपने इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको भी देखें, इफ अ कार इज ओवर स्पीड मोर देन 120 किलोमीटर देन द ड्राइवर विल गेट टिकट। ठीक है, तो आप इसको एक पी मान लेंगे वो कार ओवर स्पीड को, और इस तरह से क्यू मान लें इसको। तो अब आप कहें कि इस वाले सेंटेंस को आपने मैथमेटिकली लिखना, तो आप कहें इट्स वेरी सिंपल, पी इम्प्लाइज क्यू, उसमें ये क्लियर करेंगे कि व्हाट इज पी, ठीक है, और व्हाट इज क्यू, ये वाली चीजें आपको क्लियर करते हैं। तो आप देखें दिस एक्सरसाइज वेरी सिंपल, तो हमारे जो नेचुरल लाइफ में हम सेंटेंस बोल रहे हैं आप उसको वो उसके अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस इसका वो लिखना है, 10 इंचेस ऑफ रेन फेल टुडे इन मलाकंड। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो आप कह देंगे कि वो डिडंट फॉल, 10 इंचेस ऑफ रेन डिडंट फॉल टुडे इन मलाकंड। ठीक है, ये उसका एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। खैर इस तरह की एक्सरसाइज है। ट्रू टेबल आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो बल्कि ये नॉट पी और क्यू बेसिकली पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, आप पी इम्प्लाइज क्यू का देखेंगे तो ये भी सेम ट्रू टेबल बनता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन है, एक कॉलम और बना देना चाहिए था बाई इम्प्लीकेशन का, या वहाँ से टेबल से आप ले सकते हैं। तो अब ये लास्ट स्लाइड है दी, अब इसमें आपकी एक्सरसाइज के लिए इनके आप ट्रू टेबल बना के देख लें। ठीक है, ये पी क्यू आर है, तो आपको पता है इसमें पी क्यू और आर ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अब इसमें रो कितनी होंगी, तो आप कहते हैं टू पार एन, तो इसमें यानी कि 3 है, तो 2 पावर 3 जो होगा वो 8 आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ पे 8 रोज इस तरह से बना के ये वाला कर लें, ये ज़रा इजी है। और ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, इसमें इम्प्लीकेशन पहले काउंट करेंगे फिर बाय इम्प्लीकेशन काउंट करेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा की गई है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ, और मैंने आपको ईमेल अपना दिया हुआ है जिसमें आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।